हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि मस्ती होंगे। दोस्तों, एक लंबे गैप के बाद हम आपसे मिलने कुछ पर्सनल काम था, जिसकी वजह से हमें अपनी सीरीज़ को बीच में ड्रॉप करना पड़ा। अब टोटली फ्री हैं। अब जिससे पहले एक तरह कंटिन्यूस मेरे वीडियो मिलेंगे। ज़्यादा गैप नहीं हुआ, करीब 15 दिनों का गैप हुआ। इसके लिए रुकावट के लिए खेद है, क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम भूगोल का सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले से हमने विश्व का भूगोल पूरा पढ़ चुका है। भारत के भूगोल में भी बहुत सारी चीज़ें हमने अध्ययन कर चुके हैं। इसी कड़ी में आगे हम लेके आए हैं आज अपवाह तंत्र या भारत का नदी तंत्र। इसमें हमने एक वीडियो बना चुका है, इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़े हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की कुछ नदी बची हुई है और दक्षिण भारत की। एक शब्द आ रहा है अपवाह तंत्र या नदी तंत्र। तंत्र थोड़ा सा इस शब्द को समझ लेते हैं। तंत्र दोस्तों, नदी तो नदी हुई, नदी तंत्र एक नया शब्द आ गया। नदी तंत्र का तात्पर्य है कि उस नदी से जुड़ी हुई जितनी अन्य नदियां हैं उनका क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा। अपवाह तंत्र वही पूरा नदी का एरिया, वाटर एरिया, कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र प्रभावित होता है, यह तंत्र। इसमें हम उत्तर भारत की नदी पढ़े थे, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र को पढ़ लिए थे। इसी में उत्तर भारत नदी में ही आज हम एक नदी पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र। दोस्तों, हम वीडियो चित्र पहले बना चुके हैं, इसमें से एक लाइन बना के रखे हैं ये अलग अलग बांटने के लिए। ये देखिए लाइन जो बन रही है, यहाँ से जा रही है ऐसे ऐसे, ये जा रही है ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे। ये 3 पार्ट में मेरा चित्र है, 3 पार्ट में। पार्ट नंबर 1 है, 2A है और 3A है। अपना 3 पार्ट चित्र बना हुआ है। इसका लाइन से बना लिया है, डिवाइड लाइन बना लिया है। ये देखिए लाइन, ठीक ना। इसको अलग एक ही मत मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है, समझने में। ये अलग अलग तीनों चित्र हैं, ठीक। तो पहले हम 1 पार्ट को समझते हैं, पहले पार्ट नंबर 1 को। पहले पार्ट में हम समझ रखा है सिंधु नदी तंत्र को। दोस्तों, सिंधु नदी तिब्बत के या चीन के तिब्बत क्षेत्र के एक झील है, मानसरोवर झील। वहाँ से उसका जन्म होता है या उसका उद्भव होता है। संयोग से समझें कि मानसरोवर झील से 2 नदियों का उद्भव होता है। एक पश्चिम की ओर बहती है और पूर्व की ओर बहती है। मतलब मानसरोवर से निकल के अपना मार्ग पूर्व की ओर बनाती है, एक पश्चिम की ओर बनाती है। जो नदी पूर्व की ओर बनाती है उसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं, तिब्बत वाले क्षेत्र में। जो आगे चलकर भारत में प्रवेश करती है उसे हम ब्रह्मपुत्र जानते हैं। और वहीं से जो पश्चिम की ओर बहती है उसे हम सिंधु नदी जानते हैं। और ये संयोग समझिए कि दोनों नदी एक ही जगह से जन्म होता है और दोनों का लंबाई बिल्कुल बराबर है। जैसा कि हमने ब्रह्मपुत्र का पढ़ चुका है, तो उसी को समझ लीजिए फिक्स 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर लंबाई ब्रह्मपुत्र की भी है और सिंधु नदी की भी है। दोनों बिल्कुल एक बराबर लंबी नदी हैं। फर्क बस इतना है कि सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर बह के आगे टर्न लेके भारत में प्रवेश करती है। मतलब संबंध दोनों का भी भारत से है। दोनों का उद्भव चीन में होता है, तिब्बत वाले क्षेत्र में। तीसरी समानता भी एक और है। अगर कोई बोल दे कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु में समानता बताइए, समानता समझिएगा। 2 नदियों का उद्भव चीन के तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, वहाँ से बहुत उद्भव होता है। दोनों चीन के बाद भारत में आती हैं। दोनों नदी समापन के समय भारत से बाहर निकल जाती हैं। मतलब समापन भारत में दोनों का नहीं होता।
ब्रह्मपुत्र चली जाती है बांग्लादेश में, वहाँ जाकर समापन होता है, और सिंधु चली जाती है पाकिस्तान में, वहाँ जाकर समापन होता है। ये समानता हो गया। अंतर इसमें है कि ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर बहना शुरू करती है और सिंधु पश्चिम की ओर बहना शुरू करती है। पश्चिम में एक दूरी तय करती है, तत्पश्चात भारत प्रवेश करती है। भारत प्रवेश करती है, इसके बाद चली जाती है पाकिस्तान। दोस्तों, भारत में सिंधु नदी बहती जरूर है, लेकिन सिंधु नदी का वास्तविक लाभ पाकिस्तान को मिलता है। जो एक नदी से लाभ मिलता है या लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ भारत इसका लेने में नहीं ले पाता, इसका लाभ पाकिस्तान लेता है। नदी से मुख्यतः लाभ जल, कृषि के लिए जल विद्युत परियोजनाएं, ये होता है। ये दोनों लाभ पाकिस्तान लेता है। इसके पीछे वजह यह है कि सिंधु नदी तंत्र का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान निभाता है, भारत में बहुत ही कम है। ठीक, इसलिए इसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिलता है। मानसरोवर से निकली, पश्चिम की ओर सफर करते हुए थोड़ी दूर गई, भारत में प्रवेश करती है। भारत में 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद चली जाती है पाकिस्तान में। कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है, हम पहले लिख चुके हैं, और भारत में निकलती है 1114 किलोमीटर, फिर चली जाती है पाकिस्तान में। इसमें सहायक नदियों की बात करें, जैसे कि ऊपर से आ रही है, समझिएगा नदी जो बह रही है, नदी जा रही है, ऐसे बह रही है, इधर से यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, तो इसका दायां होगा ऊपर और बायां होगा नीचे। तो हम दाएं बाएं बोलेंगे, मिस मत कीजिएगा। दाएं तरफ से एक सेवक आती है, उसमें नौका की मिल जाती है, और सेवक नौका की संयुक्त धारा के सीधे मिलती है। नहीं सेवक डायरेक्ट मिलती है, नहीं नौका, सेवक और नौका की संयुक्त धारा मिलती है कहाँ पर, सिंधु में, दाएं ओर से। और दाएं ओर से एक नदी मिलती है हुंजा, गिलगिट और काबुल। ये नदियाँ पाकिस्तान में जाके मिलती हैं, लेकिन मिलती सिंधु में, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर बाएं तरफ से बात करें तो बाएं तरफ से सिंधु में एक बड़ी नदी मिलती है, चेनाब। नदी एक ही मिलती है चेनाब, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी नदियों का तंत्र है, जिसे हम पंचनद या 5 नदी तंत्र भी कहते हैं। इसका पूरा हिस्सा, पूरा नहीं कहेंगे, ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में, भारत में इसका कुछ अंश ही है। इसका इन नदियों का पूरा लाभ पाकिस्तान उठाता है, लेकिन सिंधु नदी तंत्र भारत में भी है, इसे हमें पढ़ना जरूरी है। इसमें देखिए, यहाँ पहले पढ़ते हैं चेनाब समझते हैं। दोस्तों, सिंधु के बाएं तरफ से मिलने वाली एक चेनाब बड़ी नदी है, जिसमें पहले चेनाब बह रही है, उसमें एक दाएं तरफ से आकर झेलम मिलती है, बाएं तरफ से रावी मिलती है। मतलब चेनाब की धारा में झेलम और रावी का धारा आके मिल गया। आगे चल के एक सतलज मिलती है, सतलज में पहले आके ब्यास मिलती है, दाएं तरफ से ब्यास मिली सतलज में, सतलज जाकर मिल गई चेनाब में, और ये चेनाब की धारा जाके कहाँ मिल गई, सिंधु में। मतलब ये 5 नदियाँ लास्ट में एक मिल बन जाती हैं, और एक मिल क्या मिलती है, सिंधु में। इधर जा रही है, झेलम जा रही है, झेलम पहले चेनाब में मिली, चेनाब आगे गई, रावी आके चेनाब मिल गई, और ब्यास आके झेल सतलज मिलती है, सतलज आके मिल जाती है यहाँ चेनाब में, और चेनाब में जाती है सिंधु में। इस प्रकार यह नदी जाके आगे चल के पाकिस्तान के कराची के निकट अरब सागर में जाके मिल जाती है ये नदी भी डेल्टा बनाती है, डेल्टा बना के समाप्त हो जाती है। ये दोस्तों रहा सिंधु नदी का। एक चीज़ और हम पहले बताएं, दोबारा बताना समझिएगा दोस्तों। सिंधु नदी उत्तर भारत की नदी है, हिमालय की नदी है। इस नदी में पूरे वर्ष और पानी रहता है। पूरे वर्ष और पानी रहने के पीछे वजह यह है कि यह इसका जो सफ़र करती है, इसकी जो यात्रा करती है, जहाँ भ्रमण करती है, पूरा का पूरा हिम क्षेत्र है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर में तापमान बढ़ा तो पानी मिला, बर्फ़ पिघलेगा ना, इसलिए इनमें पानी रहता है। दक्षिण भारत की जो नदियाँ मिलेंगे उनमें ऐसा नहीं है। उनमें जब ग्रीष्म ऋतु आएगा तो पानी उनमें मात्रा कम हो जाता है। उत्तर भारत की नदियों में ऐसा नहीं होता। उत्तर भारत की नदियों में पूरे वर्ष पानी आता है। बहुत तापमान बढ़ा तो पानी मात्रा बढ़ जाता है। जैसे कि सिंधु का पूरा सफ़र ग्लेशियर से होता है, हिमनद से होता है।
इसके लिए इसमें पानी खर्च हो जाता है। एक ये हमें बताए थे कि सिंधु का फ़ायदा, अधिकतर फ़ायदा पाकिस्तान लेता है, भारत को फ़ायदा नहीं मिलता। इसके पीछे वजह यह है कि जो सिंधु का सफ़र है भारत में हिमालय क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र और बर्फीला क्षेत्र है। तो कृषि के लिए पहाड़ी भी उपयुक्त नहीं होगा, बर्फीला क्षेत्र भी उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए इसका फ़ायदा सिंधु का भारत में नहीं मिल पाता। कुछ परियोजना का निर्माण किया गया है, एक आध परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, आगे पढ़ेंगे अब। जैसे इसका विपरीत पाकिस्तान में जाए तो पाकिस्तान में ऐसे सिंधु जाती है तो पूरा मैदानी क्षेत्र है, और ये जो 5 नदी तंत्र है ये भी पूरा पाकिस्तान में मिलता है। तो इस वजह से इस नदी तंत्र का फ़ायदा पाकिस्तान को अच्छा मिलता है। इसके पीछे वजह है ज्योग्राफिकल एरिया या भूआकृति प्रदेश, इसी वजह से भारत में फ़ायदा कम मिल पाता है, पाकिस्तान को अधिक मिलता है। दोस्तों इतिहास नदी तंत्र का अब बात करते हैं, हम दक्षिण भारत की नदी बात करते हैं। दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में हम पहले महत्वपूर्ण नदी पढ़ेंगे गोदावरी। अब दोस्तों थोड़ी सी हम यहाँ पर दक्षिण भारत की भूमिका समझते हैं। नदी तंत्र को हम पढ़ने में 3 भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि उत्तर भारत की नदी या हिमालय की नदियाँ, जैसे हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मुख्यतः 3 नदी को पढ़ लिए। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये 4 बड़ी नदी मिलती हैं, इनको पढ़ेंगे। एक और पार्ट आता है मध्य भारत की नदियाँ। मध्य भारत की नदियाँ में मुख्यतः एमपी की नदियाँ आती हैं, मध्य प्रदेश की नदियाँ आती हैं। बहुत सारे विचारक मध्य प्रदेश नदियों को भी दक्षिण भारत की नदियों में काउंट कर लेते हैं, परंतु ये काउंट करना उचित नहीं होगा। इसमें हिमालय नदी मध्य भारत नदी में आएंगी मध्य प्रदेश नदियाँ, जैसे नर्मदा, ताप्ती, सोन, चंबल। सोन और चंबल की बात करें तो उनको भी हम पढ़ चुके हैं उत्तर भारत नदियों में। अब रहा बात नर्मदा और ताप्ती, मुख्यतः 2 नदी बचती हैं, नर्मदा और ताप्ती। उनका पृष्ठभूमि, इतिहास सब कुछ अलग है, उनको अलग समझेंगे हम। अब समझ रहे दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय नदी। दोस्तों जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको कुछ चित्र को रफ करेंगे तो यहीं पे रोक के रखें 1 सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में नोटबुक में अच्छे से एंट्री कीजिएगा, समझिएगा। अब हम सिंधु नदी को मिटाते हैं यहाँ पर। दोस्तों दक्षिण भारत नदी, या प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदी में पहली महत्वपूर्ण नदी आती है गोदावरी। गोदावरी के दोस्तों और नाम से ही बोलते हैं, जैसे दक्षिण की गंगा। ये समझिएगा, दक्षिण की गंगा। गंगा के पीछे वजह है दोस्तों कि अगर नदी की बात करें तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है। आज आधुनिकता आ गई तो ठीक है, उद्योग का विकास हो गया तो ठीक है। जब उद्योग का विकास नहीं था, जब अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर निर्भर थी, उस टाइम पर नदी ही महत्वपूर्ण भूमिका में थी, अर्थात नदी का महत्व बहुत अत्यधिक था। आज भी महत्व कम नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चीज़ बदल गई है। उस टाइम पे तो पूर्णतः नदी में महत्व था, मतलब नदी ही देश की अर्थव्यवस्था को डिसाइड करती थी। नदी अगर नहीं है तो पूरी अर्थव्यवस्था कृषि बेस पे, सिंचाई नहीं हो पाएगा तो समस्याएं क्रिएट होंगी। इस वजह से नदी किसी देश की जीवन रेखा या जीवन दायिनी कही जाती थी।
यही कारण है कि नदियों का हमारे धर्म ग्रंथों में भी इतना सम्मानीय उल्लेख है या हम सम्मान देते हैं। तो गंगा पूरे भारत की जीवन रेखा को शेयर करती थी। इसके पीछे वजह है कि भारत के उत्तरी भाग में बहती थी और मैदानी भाग में। दक्षिण भारत की जितनी नदियाँ हैं ये पूर्णतः मैदानी भाग में नहीं है, इनका मैदान से संबंध थोड़ा कम है और मैदान संबंध कम होने की वजह से इन क्षेत्रों में कृषि कार्य कर पाना भी उतना संभव नहीं हो पाता। गंगा की बात करें तो गंगा पूर्णतः 100% कह दें तो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। थोड़ा सा ऊपर मिलेगा ये जैसे कि उत्तराखंड हरिद्वार के पहले तक रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग में थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, बाकी पूरा मैदानी भाग में बहती है। तो मैदानी भाग में बहने के कारण कृषि के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा या है भी, तो वो जीवनदायिनी हो गई। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में नदियों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिस तरह से गंगा पूरे भारत निभाती है, वह है गोदावरी। एक कारण है कि इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा गंगा का तात्पर्य। दूसरी एक और आती है वृद्ध गंगा, इसे वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। वृद्ध गंगा के पीछे वजह है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये नई नदियाँ बनी है, बहुत पुरानी नदी है, इस कारण से वृद्ध गंगा कहते हैं। अब दोस्तों समझते हैं गोदावरी को। ये महाराष्ट्र में कलसुबाई चोटी मिलेगा, उसकी ऊंचाई है 1640 मीटर। दोस्तों जब भी मानचित्र में या कहीं भी चित्र बना हुआ है, इस तरह से चित्र बना होगा, ऐसे समझिएगा चित्र कर डिजाइन, मतलब ट्रायंगल हो, उसका एक पेज ऊपर उठाओ और दो बेस पे टिकाओ, तो ये दर्शाता है कि चोटी है, कोई ना कोई पिक पॉइंट यहाँ पर है। इस प्रकार से हमने यहाँ चित्र बना के रखा है, तो इसे आपको समझ जाना चाहिए कि ये चोटी कोई ना कोई है। और चोटी कौन सी है? वो कलसुबाई। इसकी चोटी वजह कितना है? 1640 मीटर। जब भी हम कभी चोटी को पढ़ेंगे तो हमेशा मीटर में होगा, तो 1640 मीटर। कभी भी हम ऊंचाई को मानचित्र में किलोमीटर नहीं होगा, ये हमेशा मीटर में होगा, तो 1640 मीटर है। दोस्तों दक्षिण की या प्रायद्वीपीय नदी में एक समानता होती है, जैसे समझते हैं जितनी भी भारत की या प्रायद्वीपीय नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण नदियां, सबके सब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। मतलब उनका उद्भव पश्चिमी भाग में होगा और समापन पूर्वी भाग में होगा। पूर्वी भाग में बात करें तो बंगाल खाड़ी सबका कॉमन है, चाहे आप गोदावरी लें, कृष्णा लें, कावेरी लें, महानदी लें, यही चार नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। चारों का समापन दक्षिण भारत में बंगाल खाड़ी में होता है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो उसी में गोदावरी भी है पहली नदी, जो महाराष्ट्र में एक चोटी है कलसुबाई, वहाँ से इसका उद्भव होता है। कलसुबाई की वजह कितना है? 1640 मीटर। थोड़ी सी अब समझिएगा, नदी जा रही है किधर? पश्चिम से पूर्व जा रही है, तो इसका बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा, ठीक। तो दाएं तरफ से एक नदी आगे मिलती है प्रवर, ठीक। थोड़ा आगे जाके मिलती है मंजरा। मंजरा नदी पर स्थित है निजाम सागर। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मंजरा नदी पर। और मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा। मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध स्थित है, मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है। थोड़ा आगे मिलेगा मोहो नदी, ठीक, जहाँ गोदावरी मिलती है। अब दोस्तों हम बात करें बाएं तरफ से, लेफ्ट से, ऊपर से, एक नदी मिलती है पेनगंगा और ऊपर से वर्धा, दोनों आके मिलती हैं। जब दोनों धारा मिलती है तो कहलाती है वर्धा। थोड़ा आगे मिलती है बाएं तरफ से आगे मिलेगी बेनगंगा, मतलब वर्धा में आके बेनगंगा मिल जाती है। जैसे ही वर्धा में आके बेनगंगा मिलती, उन दोनों के संयुक्त धारा को प्राणहिता कहते हैं, प्राणहिता, ठीक। प्राणहिता नदी कहलाती है और प्राणहिता आके गोदावरी में मिल जाती है। थोड़ी और आगे जाएंगे तो बाएं तरफ से एक नदी आगे मिलती है इंद्रावती, वो फिर आगे साबरी मिलती है। ये सभी नदियाँ किसकी? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों अंत में एक जगह मिलेगा यानम, जो मेरा भारत का राजनीतिक में पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, समझा होगा, उससे यानम समझ में आएगा यानम कहाँ है।
वो अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो की जाइए हमारे प्लेलिस्ट में भारत का राजनीतिक मैप पढ़िएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। दोस्तों यानम एक पौंडीचेरी का एक ज़िला है। पौंडीचेरी भारत में 4 जगह फैली हुई है, उसमें से एक है यानम। ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है, पौंडीचेरी जिला है। वहीं यानम के पास ही गोदावरी जाके समुद्र में या बंगाल खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते समाप्त हो जाती है। ये इसके यानम की विशेषता है। मतलब क्वेश्चन आ गया कि यानम किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, ये दोस्तों गोदावरी की विशेषता रही। अब इसको भी आप करते हैं, समझेंगे कृष्णा नदी को। दोस्तों अगर इसकी लंबाई हम बताने भूल गए होंगे गोदावरी की, तो लिख लीजिएगा 1465 किलोमीटर है। लिखा हुआ था, अगर बोलने भूल गए होंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है गोदावरी की। अब बात करते हैं हम कृष्णा। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र वाले हिस्से से होता है। ये भी भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी उद्भव होता है महाबलेश्वर, एक चोटी है महाबलेश्वर जिसकी ऊंचाई है 1438 मीटर। 1438 मीटर ऊंचाई से महाबलेश्वर नामक स्थान से कृष्णा नदी का उद्भव होता है। यह भी नदी जैसे हमने पहले बताया कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यहाँ पर इसके जब अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो इसका डायरेक्शन होगा दोस्तों ऐसे, ये वाला डायरेक्शन होगा ऐसे ऐसे। तो इसका भी जो अगर यहाँ मैप में बात करें, उत्तर की ओर पड़ेगा बाएं और दक्षिण की ओर पड़ेगा दायां। तो दाएं ओर से एक नदी आके मिलती है वरना कृष्णा में, थोड़ी आगे मिलती है पंचगंगा, फिर दूधगंगा, फिर घाट प्रवाह। ये दाहिनी ओर से मिलने वाली 4 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं कृष्णा की, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह कृष्णा में। एक आगे मिलती है तुंगभद्रा नदी मिलती है। क्या कहते हैं कि इसमें, और तुंगभद्रा नदी पर एक स्थित है जलाशय स्थित है, तुंगभद्रा जलाशय। दोस्तों समझिएगा, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा जलाशय स्थित है। और जहाँ पर तुंगभद्रा नदी आके कृष्णा मिलती है वहाँ पर स्थित नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर। ये नागार्जुन बौद्ध विद्वान थे दक्षिण भारत के। कुछ लोग विचारक बताते हैं, कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है उन्होंने अमृत का खोज कर लिया था। अब पता नहीं अमृत कहाँ किए, क्यों नहीं पिए या क्या कर दिए, पता नहीं, ये नहीं जानते हैं। लेकिन बता ये बौद्ध विद्वान थे। इनका इतिहास में वर्णन मिलता है कि दक्षिण भारतीय विद्वान है, उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है नागार्जुन सागर। अब क्वेश्चन मिलेगा कि नागार्जुन सागर किस नदी पर है, वो कृष्णा नदी पर है, परंतु जहाँ पर जाके तुंगभद्रा नदी मिलती है वहीं पर पास में है। लेकिन ये है कि इस पर कृष्णा नदी पे है। प्रश्न आ जाएगा कि नागार्जुन सागर किस बात पे है, तो कृष्णा नदी पर ही है। ठीक, बाएं ओर से नदी मिलती है भीमा, नागार्जुन से पहले। ठीक, बाएं ओर से मिलती है एक नदी मिलती है मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है, जो तेलंगाना में है। हैदराबाद शहर स्थित है। थोड़ा आगे मिलती है मुनेरू। फिर आगे चलकर यह नदी भी समुद्र में बंगाल खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए मिल जाती है। दोस्तों उसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसकी क्या कहते हैं कि कृष्णा की, और महाबलेश्वर है 1438 मीटर। ये दोस्तों हमारे दक्षिण भारत की नदियाँ थी। और अब बचता है दक्षिण भारत में कावेरी और महानदी। इनका दोस्तों चित्र बहुत विशेष नहीं बनता, छोटी नदियाँ हैं लेकिन थोड़ा नाम है इन लोग का, तो हम थोड़ा सा बता दे रहे, पढ़ते बता रहे हैं कि दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। इनको हम अब अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नदी घाटी परियोजनाएँ या नदी परियोजना, उनमें जो परियोजनाएँ आएंगे उसको पढ़ लेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण परियोजना पड़ेगा हीराकुंड परियोजना, जो कि महानदी पर है, उसमें जरूर पढ़ेंगे। जब हीराकुंड परियोजना पढ़ेंगे
उसी जगह पर हम थोड़ी सी महानदी पर चर्चा जरूर कर लेंगे। दोस्तों अगला वीडियो हमारा होगा नदी घाटी परियोजना से संबंधित, और अब हम नदियों को समाप्त करते हैं और एक वीडियो थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम, क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश नदियाँ। मध्य प्रदेश नदियाँ संभवतः हम प्रयास करेंगे कि जब हम मध्य प्रदेश को पढ़ें तब पढ़ेंगे अलग से सेपरेट। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए, अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा नदी घाटी परियोजना से संबंधित। तब तक आप एक बार अपने से अध्ययन कर लें तो समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। धन्यवाद।